morning, sir. हाँ प्लीज़। Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. मॉर्निंग। Good evening, sir. हाँ प्लीज़ टेक अ सीट मोहन। Thank you, sir. हिंदी में है साक्षात्कार। जी सर। हाँ तो परिचय दें अपना। सर मेरा नाम मोहन मंगावा है और मैं राजस्थान के सीकर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर से प्राप्त की है और उसके बाद मैंने एनसीसी और एनडीए में सर्व किया है। और मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं। और मेरी अभी बीए किया है कोर्सेज में और अभी मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट है सर। तो ये बताएं कि सिविल सर्विसेज आपको क्यों आकर्षित करती हैं? सर सिविल सर्विसेज में मेरा पहला कारण जो है वो ये रहा कि मेरे पिताजी से मैंने एक प्रेरणा ली है। वो जैसे राजस्थान पुलिस में उन्होंने सर्व किया तो एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने सेवा का एक्सपीरियंस किया है वहाँ पर। दूसरा मेरा कारण ये है कि सर एडवेंचर और चैलेंजेस जैसे इसमें है वैसे ही मैंने अपनी ट्रेनिंग और जो एनसीसी का किया है उसमें भी मैंने सीखे हैं। और तीसरा सर इसमें एक देश सेवा का भाव भी आता है। हमारे यहाँ जैसे डिफेंस में चलता है सर्विस बिफोर सेल्फ का, तो वो भाव मुझे कहीं ना कहीं इसके लिए आकर्षित करता है। आपने नेवी में भी कार्य किए? यस सर। वो कैसे, थोड़ा प्रकाश डालें। सर मैं इंडियन नेवल एकेडमी में था और मैंने लगभग 9 मंथ्स मैंने ट्रेनिंग वहाँ पर की थी और कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मुझे वहाँ एग्जिट लेना पड़ा सर वहाँ से। पर आपका तो बीए था ना एज ग्रेजुएशन? जी सर। तो उसके बाद क्या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम था नेवी के लिए? सर एनडीए के थ्रू रिक्रूट होते हैं नेवल एकेडमी में और उसके बाद हमारी 4 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद हम सब लेफ्टिनेंट पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं सर इसमें। ये बताएं श्री माधोपुर जो है जी सर। वो किस लिए प्रख्यात है? सर सीकर में श्रीमाधपुर एक तहसील है जो अपने एक मंदिर जो वहाँ पर गलता जी का मंदिर है उसके लिए फेमस है सर। और वहाँ पर मेजर जो उपज है वो क्या है? सर हमारे यहाँ लगभग गेहूँ और सरसों एक मुख्य उपज के रूप में है और मिलेट्स में हम बाजरा और एक ज्वार ज़्यादा उगाते हैं सर। तो खाद्य सुरक्षा जो हम लोग कहते हैं उसका क्या क्या तात्पर्य है? सर खाद्य सुरक्षा से मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है, गरीब पॉपुलेशन है या फिर जो जिनके पास अनाज नहीं है, उनको अगर हम डेली बेसिस पे उनकी खाद्य सुरक्षा या खाद्य जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएँ और एक पोषण युक्त उनको भोजन दे पाएँ तो वो खाद्य सुरक्षा मानूंगा सर मैं। हाल में ही कुछ साल भर की बात हुई होगी, कुछ फार्म लॉज को लेकर बहुत विरोध किया गया था। इन फार्म लॉज के बारे में ज़रा बताएं और विरोध क्यों किया गया? सर एक तो इसमें विरोध एमएसपी पे था कि एमएसपी उनको किसानों को ये उनको संभावना थी, आशंका थी कि उनकी एमएसपी शायद नहीं, शुरू करें कि ये लॉज 3 लॉज थे ना, तो 3 का क्या कंटेंट क्या था, उसके बाद कंट्रोवर्सी पर आए। सर इसमें एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उसमें एक क्लॉज था, एक एक्ट तो एक दूसरा एक एसेंशियल कमोडिटीज़ के एक्ट के संबंधित मैं जितना याद कर पा रहा हूँ और एक सर सॉरी सर मैं अभी 2 ही याद कर पा रहा हूँ इसमें। मंडीज़, हाँ सर एपीएमसी मंडीज़ का इसमें था कि आप अपनी उपज को एपीएमसी के अलावा भी बाहर भी बेच सकते हो सर। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्यों थी? सर जैसा कि मैंने बताया कंट्रोवर्सी का पहला कारण एमएसपी पे था कि शायद एमएसपी आगे चल के ख़त्म हो सकती है। दूसरा इसमें एपीएमसी मंडीज़ पे शक था कि एपीएमसी मंडीज़ अगर बंद होती है तो हमारी उपज, हम जो छोटे किसान हैं वो अगर ऑल इंडिया उनको अगर दिया भी जा रहा है एक मौका, तो क्योंकि किसानों की जो उपज है बहुत छोटी है और उसके साथ उत्पादन भी कम होता है, तो उस उत्पादन में भी कहीं ना कहीं समस्याएं थी। एक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ समस्याएं किसानों को लगी कि अगर कंपनियां इसमें फार्मिंग सिस्टम में आती हैं तो कहीं ना कहीं उनका शोषण हो सकता है। तो ये मैं 3 समस्याएं उनमें मुख्यतः इसमें आई थी सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। मोहन ये बताएं कि आप जो है थोड़ा बहुत आपका
बैकग्राउंड जो है नेवल बैकग्राउंड भी है, पिताजी आपके पुलिस में है, जी सर। या आपने जो है आईपीएस को अपना फर्स्ट चॉइस भी दिया, जी सर। तो क्या आपको लगता है कि इन तीनों में जो परिलक्षित होता है हमारे जैसे कॉमन सिटीजन के लिए, कि शक्ति जो है, पावर यस सर। है ना, फिजिकल शक्ति, ओके। वह रूल ऑफ लॉ के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जी सर। है ना? तो क्या वो सबसे इम्पॉर्टेंट है या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रा बताएंगे? सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानूंगा मैं, एक उसी की वही इम्पोर्टेंट है, ऐसा रूल ऑफ लॉ में नहीं है। लेजिटिमेसी जैसे कहा जाता है कि अगर आपके पास पावर आई है तो उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो मुझे लगता है रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर उसके साथ और मॉरल वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को अगर रखा जाता है तो पावर का आप सही तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो पावर में केवल फिजिकल शक्ति आती है? नहीं सर, और भी सकती हैं आपकी, जो आपको लेजिटिमेसी जैसे मैंने कहा कि मिलती है कहीं से भी, चाहे वो फिर रूल से मिले, एक्ट से मिले, कॉन्स्टिट्यूशन से मिले, वो भी एक पावर है जो जनता आपको प्रदान करती है और उसी के साथ आप काम करते हो उसमें। ओके, ठीक है। तो अब चूंकि आप जो है मतलब अपने इनलैंड उस शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं ज़्यादा आईपीएस होकर करके, तो मान लीजिए आप अपने ज़िले में एक ऐसे ज़िले में पदस्थापित हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित है काफ़ी। जी सर। ठीक ना? वहाँ दोनों चीज़ आप मान सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं भी है और रूल ऑफ लॉ जो है वो नहीं है, इसके चलते भी नक्सलिज्म है। ओके। है ना? रूल ऑफ लॉ नहीं था, इसके लिए भी नक्सलिज्म हुआ वहाँ पे। ओके। और चूंकि नक्सलिज्म है इसलिए वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। ओके सर। आप करेंगे क्या? सर जैसा कि अगर मेरे को शक्तियाँ है एज एन एसपी अगर मैं बताऊँ, तो इसमें पहली तो एक रूल ऑफ लॉ की होगी, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं था, इसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई लोगों द्वारा, तो एक्सट्रीमिज्म उसके कारण भी उत्पन्न हुआ। तो पहली मेरी प्राथमिकता होगी एक्सट्रीमिज्म को रोकना। इस पर कई प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा सकते हैं पहले तो, ताकि हम एक सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ। सिचुएशन कंट्रोल में जैसे एक सोशल इंटेलिजेंस को हम बढ़ा सकते हैं, और एक जो गैदरिंग होती है लोगों की, उसके साथ हम काम कर सकते हैं। तीसरा एक एज एन एसपी, क्योंकि आपके पास कुछ पावर्स होती हैं कि ताकि आप एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए आप कुछ अपने पुलिस ऑफिसर्स को रिक्रूट कर पाएँ या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएँ, उनको भी आप उस समय कर सकते हो। और रूल ऑफ लॉ की बात जहाँ तक है कि वो नहीं था, तो अगर मैं हूँ तो सर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो कि मैं अगर हूँ तो रूल ऑफ लॉ लगाऊंगा। ठीक है। तो ये बताओ कि जो नक्सलिज्म को बढ़ाने में नक्सल साहित्य का बड़ा बड़ा हाथ रहा, जी सर। तो आप उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो साहित्य के स्टूडेंट हो। जी सर। सर मैंने नक्सल साहित्य का इतना सॉरी सर मैंने सुना नहीं इतना इसके बारे में कि इसकी भूमिका होगी, लेकिन जरूर इसकी भूमिका होती है, क्योंकि लोगों ठीक है, को अगर मान लो नक्सल को फैलाने में नहीं हुआ, लेकिन नक्सलवाद को रोकने में क्या सहायता हो सकती है सर साहित्य की? सर इसमें एक तो ये कर सकते हैं कि हम पत्र पत्रिकाओं के द्वारा एक जो भ्रांतियां फैलाई गई कि सरकार, एक नक्सलिज्म का एक कारण ये भी है कि आपकी सरकार आपकी भूमि पर अधिकार कर रही है, बाहरी लोग आपकी भूमि पर अधिकार कर रहे हैं, इससे शुरू हुआ था। तो ऐसे हम पत्र पत्रिकाओं के द्वारा या साहित्य के द्वारा ऐसे हम प्रयोग करवा सकते हैं, ताकि लोगों को लगे कि सरकार उनके साथ है। एक इसमें साहित्य में डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से भी हम लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। स्कूल्स हैं, स्कूल के माध्यम से, क्योंकि साहित्य वहाँ ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो उनमें ऐसा कुछ इनकलकेट कर सकते हैं ताकि लोगों को ये विश्वास जाएगा कि गवर्नमेंट उनके साथ है। बट सर इसमें लॉन्ग टर्म में तो आपकी पॉलिसी मेकिंग और रूल ऑफ लॉ जैसा कहा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये साहित्य एक फैक्टर हो सकता है जो आप हमको एक इम्पैक्टफुल वहाँ लोगों के बीच अगर हमें अपनी बात पहुँचानी है उसका माध्यम बने। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे इसी बात पे है ना, जी सर, कि वामपंथी विचारधारा वाला हिंदी के कवि साहित्यकार किन्हीं का नाम बताएं। सर वामपंथी विचारधारा में एक तो नागार्जुन जी, ये मुख्य कहाँ के हैं? हाँ? कहाँ के हैं वो? सर नागार्जुन जी बिहार के। अच्छा। और इसमें एक मुक्तिबोध भी रहे, और दिनकर जी को भी ऐसा माना जाता है कि शुरुआती काल में वो मार्क्सवादी या प्रगतिवाद एक साहित्य का रूप है जो मार्क्सवाद से एक मेल खाता है। तो इन तीनों को मैं मुख्यतः याद कर पा रहा हूँ। और एक नामवर सिंह जी, डॉक्टर नामवर सिंह जी, वो एक मुख्य आलोचक रहे जो मार्क्सवादी थे। थैंक यू सर। आजकल बिल्किस बानो केस बहुत प्रोमिनेंस में है। जी सर। क्यों प्रोमिनेंस में है आजकल? सर इसमें जो 2004 के या 2002 में जो सांप्रदायिक दंगे गुजरात में हुए थे,
उस समय एक महिला थी बिल्किस बानो जिनके साथ हिस्ट्री मालूम है, आजकल ये अभी- क्यों न्यूज़ में है? सर इसमें जो अक्यूज थे जिनको सज़ा हुई थी उनको गुजरात गवर्नमेंट द्वारा आई थिंक CRPC 432 के तहत कुछ उनकी सज़ा को कम कर दिया गया था, माफ़ कर दिया गया था। तो उस कारण उनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने वापस कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन या ये रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं था, क्योंकि जो उनकी सज़ा थी वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट द्वारा दी गई थी, तो ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी सर। आप 100 मीटर स्प्रिंट रनिंग कर चुके हैं और रनिंग आपका शौक है, जी सर। तो बताइए आजकल 100 मीटर स्प्रिंट में क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है? सर इसमें जो उसेन बोल्ट है उसका 9.8 सेकंड का रिकॉर्ड है सर इसमें। और मेरे ख्याल से पिछले 2-3 रिकॉर्ड को एक के बाद एक उसी ने तोड़ा है। हाँ सर। कोई कारण है स्पेशली कि वो क्यों इतना सक्सेसफुल है 100 मीटर स्प्रिंट में? सर इसमें एक हार्वर्ड और कैरोलिना यूनिवर्सिटी ने इस पे एक रिसर्च की थी। इसमें ये देखा गया था कि जो 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ते हैं उसमें अश्वेत लोग ही ज़्यादा कैसे हो पा रहे हैं। क्या होती है? अश्वेत लोग जो हैं अश्वेत लोग। अश्वेत, तो उसमें ये कहा गया कि जो अश्वेत लोगों में एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि उनकी जो लेग्स हैं वो बड़े रहते हैं और जो ऊपर का जो पार्ट है धड़ वो छोटा रहता है। इसके कारण उनका जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर रहता है। इसकी वजह से उनकी स्ट्राइड्स भी लंबी होती है और एक जो फिजिकल एनॉर्बिक की कंडीशन आपको चाहिए इसमें ऑक्सीजन के लिए वो भी पावरफुल रहती है। चलिए, इसलिए उनके अच्छी रिकॉर्ड बात है। तेज रहते आपने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा है, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। हैं। जैसे अंग्रेजी साहित्य में ऐसी कौन सी लाइनें हैं जिसको भारत में जवाहरलाल नेहरू के कारण फेमस पाया गया है? सॉरी सर इसके बारे में अभी अनुमान नहीं लगा पा रहा। वर्ड्सवर्थ की कविता है शायद, आपको याद है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, सॉरी। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ओके थैंक यू सर। नहीं पढ़ा था आपने इसको? सर मैंने वैसे उसको एक कोटेशन के रूप में देखा है बट मैंने कभी सिलेबस में इसको कोटेशन के रूप में इसलिए आपने देखा है Yes. क्योंकि उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू से कनेक्ट किया जाता है। The woods are lovely, dark and deep, but I have Robert promises Frost. to थैंक यू सर। अच्छा, हिंदी लिटरेचर के बारे में बात हुई, आपका प्रमुख कवि कौन है, पसंदीदा कवि? सर मेरे पसंदीदा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला, नॉट दिनकर? सर दिनकर जी भी हैं, वो ओज गुण के कवि हैं, वो भी मेरे प्रिय हैं। तो निराला की कौन सी कविता आपको पसंद है? सर मुझे जो राम की शक्ति पूजा है अच्छा। जो उन्होंने लिखी है ओज गुण। क्या है, 4 लाइन सुनाइए अगर आपको याद है तो, जो लाइनें आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। सर मुझे इसमें जो राम जी जब सीता माता की जब आवाज़ थोड़ी कम होती धूमिल नजर आती है तो इसमें एक लाइन है कि रवि को अस्त यानी अंधकार छा रहा है। उसी समय जो जामवंत जी है उनको ढांढर बताते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न शक्ति हो रघुनंदन, यानी जब तक शक्ति प्राप्त न हो तब तक आप उनकी मौलिक कल्पना करो। और उसी के साथ वो उठ खड़े होते हैं। ये लाइन आती है कि एक और मन रहा राम का जो न थका, तो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। तो एक बड़ा ही इसमें सर एक अच्छा, गुड। हिस्ट्री और माइथोलॉजी में क्या फ़र्क है? सर हिस्ट्री का ये है कि वो फैक्ट पे चलती है और जो इसमें एक ट्रूथफुलनेस होती है कि जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं का डेटा है। माइथोलॉजी में इस तरीके मान सकता हूँ कि इसका कोई डेटा या साइंटिफिक डेटा या जो फिक्स नहीं कह सकते कि कब हुई है, बट वो ये भी है कि हम इस पर कंफर्म भी नहीं है कि हुई या नहीं हुई, तो उसको मैं माइथोलॉजी। तो रामचरितमानस माइथोलॉजी है या हिस्ट्री है? सर साहित्य में ज़्यादा मानता हूँ उसको। साहित्य सर। अच्छा, और आपने कहा हिस्ट्री का एक सोर्स है जो कि उसमें फैक्ट्स होते हैं। जी सर। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि जो हिस्ट्री में बुक्स जिसको हम रेफ़र करते हैं वो उन्हीं ने लोगों ने लिखी है जो जिन्होंने कोई युद्ध जीता है, उन्होंने अपने तरह से उस युद्ध को लिखा है, तो उसको फैक्ट कैसे मान लें? जी सर, ये इसमें रहता है कि आप हिस्ट्री में भी किसी एक ही आइडियोलॉजी के बेसिस पे कभी कभी हिस्ट्री लिखी जाती है, बट कोई और सोर्सेज भी नहीं होने के कारण हम इसी को एक रेफरेंस मानते हैं। बट कुछ इतिहासकार ये भी करते हैं कि हम 1-2 रेफरेंस उसी काल के अगर लें तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा अच्छे से हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। हाँ, है ना? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं एक नाम लेता हूँ। जी सर। ये नाम राजस्थान के किसी एक चीज़ से कनेक्टेड है। ओके सर। बहुत ही शर्मनाक घटना थी। नाम है रूप कंवर। नाम सुना? रूप कंवर।
रूप कंवर, सॉरी सर अभी मैं, लास्ट रिकॉर्डेड केस ऑफ सती जी सर जी सर जी सर। कौन से साल में हुआ था? सर 1987 में हुआ 87 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये सर मेरे गृह जिले में सीकर में हुई है सर ये घटना। सीकर में? जी सर दिन दहाड़े हुआ था, पूरा गांव देख रहा था। जी सर। तो इस घटना को दिमाग में रखते हुए आप राजस्थान की सोसाइटी के बारे में क्या कहेंगे? सर हमारी सोसाइटी के बारे में ये ज़रूर है कि पितृसत्तात्मकता थोड़ी हावी रही है। पितृसत्तात्मकता हावी रहने के कुछ हिस्टोरिकल रीजंस मैं मानता हूँ, क्योंकि जो युद्ध नहीं, हुए पर मध्य इतनी काल में। एक्सट्रीम घटना घटी वो भी 1987 में, सर, और जी पूरा गांव और पूरा जिला प्रशासन देखता रहा। जी सर। क्या कहेंगे? सर एक शर्मनाक घटना थी और इसको कंडेम किया जाना चाहिए। और उस समय के जो हमारे बाद में उपराष्ट्रपति भी बने थे भैरव सिंह जी शेखावत ने, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली इसको कंडेम किया था। और उसके बाद ऐसी घटना हुई भी नहीं, गवर्नमेंट और जागरूक बनी। और ऐसी घटनाओं को जितना हम समाज को एक सख्त संदेश दें कि ऐसी जो प्रथा है वो बंद होनी चाहिए, और इस पर रूल ऑफ लॉ या फिर लॉ ऑर्डर है उसको सख्त किया जाए जो भी इसमें शामिल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके हम पार भी पा सकते हैं सर। अच्छा, राजस्थान में हवेली भी है, महल भी है, किला भी है। जी सर। इन तीनों में फ़र्क क्या है? सर महल जो है वो एक मुख्यतः राजाओं के जो एक मैं मानता हूँ कि जो उनके द्वारा अपने खुद के निवास के लिए बनाया जाता था। और हवेली आपने जैसा पूछा, हवेलियों में लगभग कई कई महलों में भी हवेलियाँ रही हैं। और जो मुख्यतः महिलाओं से संबंधित मैं रखता हूँ कि हवेलियों को मतलब सर जो लोग नॉर्मल पर्सन रहे, सामान्य लोग, वो भी हवेलियाँ बनाते थे इसमें। और किले में लगभग युद्ध से संबंधित रखा जाता है कि जो अपनी स्वयं की रक्षा के लिए चारों ओर अपने क्षेत्र के बनाया जाएगा, उसको किला कहा जाता है। आपके पिताजी पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं या रहे हैं? जी सर। आप मुझे नीचे से लेके ऊपर तक पुलिस की हायरार्की बता सकते हैं? सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ, कंफर्म नहीं हूँ। पहले सर हेड कांस्टेबल से भर्ती होती है, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर एसआई, और फिर सर्कल इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, और उसके बाद आई थिंक हमारे डीएसपी होते हैं, फिर एसपी, और फिर उसके बाद एसएसपी, और फिर आई थिंक डीआईजी होते हैं, फिर आईजी, और फिर डीजीपी, एडिशनल डीजी, डीजीपी। हाँ सर। वेरी गुड। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है जो अपनी इंडियन जुडिशरी के बारे में। जी सर। तो हमें ये मालूम है कि जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, हाँ केसेस पेंडिंग रहते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। जी सर। आज मैं देख रहा था कि 40 साल पहले किसी टीचर ने कहा था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, 40 साल बाद कोर्ट ने कहा है उसको नौकरी दो। पहला। लेकिन साइड बाय साइड जब मैं देख रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक पिटीशन एडमिट हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है। पिटीशन है कि बटर चिकन किसने पहले बनाया था, दरियागंज के एक रेस्टोरेंट ने या मोती महल ने? अब अगर आप जज होते, आप ऐसी पिटीशन को एडमिट करते? सर रेफरेंस अगर मैं प्रेफरेंस देना चाहूँ तो मैं पहले को प्रेफरेंस ज़्यादा दूंगा। नहीं, अब मैं और ये आपके पास आए, ये कह रहा है बटर चिकन मैंने पहले बनाया, मैं कह रहा हूँ मैंने पहले बनाया, और हम पहुँच गए दिल्ली हाई कोर्ट। आप एक्सेप्ट करेंगे ऐसी पिटीशन? सर मैं तो ऐसी चीज़ से बचना चाहूँगा कि मैं किसको डिसाइड करूँ, ये बचना चाहेंगे सर ऐसे। क्या क्या क्या? सर बचना चाहिए ऐसी पिटीशन बचना से। चाहिए। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। मोहन, अगर आप ऐसे पिटिशंस नहीं लेंगे तो बिजनेसेस कैसे फ्लरिश करेंगे इंडिया में? सर मेरा भारत को कहने तो का कितना ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा गोल है, ऐसे तो बिजनेस कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट सर इसमें मैंने जैसा ये नहीं है कि मैं उस तरीक़ों से नकार दूंगा, बट जो प्रेफरेंस है, मैंने प्रेफरेंस के तौर पे कहा है सर कि प्रेफरेंस जो पहले वाले केस को उनको ज़्यादा दी जानी चाहिए, न कि ऐसे केसेस को जो थोड़े कम महत्व के रखते हैं, तो इनके लिए थोड़ा अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। पेंडेंसी जैसे क्योंकि बढ़ रही है, तो जुडिशरी को भी ऐसे इस बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि क्या कौन से केस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। बिजनेसेस के लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बना हाँ है सर। क्या नाम है उसका? सर बिजनेस ट्रिब्यूनल के लिए तो एग्जैक्टली तो मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए सर। ठीक है, राजस्थान पे ही आते हैं वापस। अशोक गहलोत अभी कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे इलेक्शन से पहले। जी सर। क्या मायने हैं इसके कास्ट सेंसस के? सर कास्ट सेंसस का जो मुद्दा रहा है वो इसीलिए रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कास्ट है वो अभी तक इक्वल या जो उनको मिलना चाहिए था
वैसा रिजर्वेशन में या जो भी जॉब्स हैं उनमें नहीं मिल पाया है। ताकि ये इसलिए किया जा रहा था कि हमारे पास एक क्वांटिफिएबल डाटा हो कास्ट के बारे में, और कास्ट जो जितना महत्व रखती है, जो कास्ट जितना उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके बेसिस पे हम उनको एक प्रतिनिधित्व दे पाएँ। बट सर मैं इसमें थोड़ा विचार अपना विपरीत रखता हूँ कि कास्ट सेंसर के कुछ नेगेटिव भी देखे जा सकते हैं कि ये जो राजनीतिकरण है उसको बढ़ा सकता है, राजनीतिक टूल के रूप में ये प्रयोग हो सकता है, या कास्ट के बीच जो हम कहीं हम कास्ट को थोड़ा कम महत्व देने की बात कर रहे हैं, ज़्यादा महत्व देने की ओर बढ़ सकता है, और एक कास्ट के बीच भी रिफ्ट पैदा हो सकती है। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर हमें ज़रूरत है एक डेटा की, क्योंकि डेटा ड्रिवन हमें अप्रोच चाहिए, तो हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जैसा 2011 में था, इस बार के सेंसस के साथ हम कर सकते हैं, और कास्ट में सब कैटेगराइजेशन हो अगर, और उसके बेसिस पे हम आरक्षण देना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं इसके ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में भी होगा और उनके इम्प्लीमेंटेशन में होगा। मोहन, अभी आपने आरक्षण की बात करी। जी सर। अभी जनरल कैटेगरी का भी एक आरक्षण है, जी सर। तो लगभग सबको आरक्षण मिल ही चुका है। जी सर। तो ये क्या आरक्षण को ख़त्म करने का नया तरीका है या फिर क्या है ये? सर हमारे देश में जो आरक्षण लाया गया था वो प्रोग्रेसिव लाया गया है कि हम किसी जो पीछे छूटे हुए कास्ट हैं या जो भी वर्ग हैं उनको हम आगे लाएं, और एक समय के बाद जब वो अपलिफ्टमेंट हो जाता है उनका, उसके बाद उनको इस प्रक्रिया से निकाल दें ताकि अपना विकास कर सकें। अभी का जो प्रोसेस है उसमें सर अभी रिजर्वेशन की मैं ये सोचना है कि भी इसकी ज़रूरत और है, क्योंकि कई कास्ट हैं, जैसे ओबीसी में भी जैसे रोहिणी कमीशन ने कहा कि कई कास्ट ऐसी हैं जो अभी कोई उनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन की ज़रूरत तो है, बट इसका कुछ एक क्वांटिफिएबल डेटा के साथ अगर इसको तार्किकता दी जाए तो ज़्यादा एक अच्छा रोल निभाएगा, और सब कैटेगराइजेशन मुझे लगता है इसका एक अच्छा उपाय हो सकता है। ठीक है, जीआई टैग्स हाउ ये कैसे करेंगे प्रमोट इनकम को? सर जीआई टैग जो है वो एक जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ की है। सिंपल टू द पॉइंट बताइए कि कैसे इनकम को कैसे प्रमोट करेंगे? सर इसमें जैसे जीआई टैग की बात करता हूँ, हमारे जो बीकानेरी भुजिया है उसमें जीआई टैग अगर उसको दिया गया तो इसकी पहचान बढ़ती है, वर्ल्ड लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो। तो इसमें ये होगा कि जो लोगों के बीच डिमांड बढ़ती है, उसकी प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो लोग उसकी डिमांड करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे, और एक उस पर्टिकुलर जो जहाँ बन रहा है उसको भी पहचान मिलेगी। तो टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी इसकी डिमांड होगी कि यहाँ का जो फेमस है उसको लें, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार भी इसमें मिल सकता है। मोहन, आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। जी सर। और राजस्थान से आते हैं। जी सर। वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी है। जी सर। कोई ऐसा राइटर या फिर कोई कवि बताइए जिसने इस पे काम किया हो, जेंडर इनइक्वालिटी पे। सर काम तो एक तो मीरा बाई रही हैं जो जेंडर, मैं अगर बताऊं कि उन्होंने कुछ लिखा है इस पे कि तो जाति या महिलाओं के प्रति जो पूर्वाग्रह थे उसका विरोध करने में मीरा बाई को मैं सबसे सतत हस्ताक्षर मानता हूं। और अभी हाल ही में जैसे राज सिंह जी पुरोहित, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसमें माणक मान नाम की उन्होंने बुक भी लिखी है जो साहित्य अकादमी राजस्थानी के लिए उन्हें मिला है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऐसी कुप्रथाओं पे अपनी बातें लिखी हैं सर। ओके, थैंक यू मोहन। तो देखिए, इसमें हम लोग जो परखते हैं, एसेस करते हैं, वो ये है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं। टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है एज सच। तो जिस तरीके से एक तो जो बैठने का स्टाइल थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा, लेग्स को थोड़ा सा हाँ ज़रा फॉर्मल, बिल्कुल सटा के नहीं, मे बी 5-6 इंचेस। हाँ, और ये अपने हाथ जो हैं ये चिपका करना, आराम से यूँ बैठे। जी सर। हाँ, बाल जो हैं वो नीटली कॉम्ब होने चाहिए, क्लीन शेवन होना चाहिए। वी शुड लुक एट एन ऑफिसर। अब आपकी हाइट अच्छी है, फिजिकल प्रेजेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो एज एन ऑफिसर यू शुड मेक एन अपीयरेंस, नॉट एज अ कैंडिडेट। जो टाइम बचा है उसमें करीब 40-50 ऐसे A4 साइज पेपर्स ले लीजिए और एक क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे फ्रॉम डैफ, करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट एंड जॉब। तो इस पर थरली प्रिपेयर कर लीजिए, हर टॉपिक को का गहन अध्ययन करिए, और जब मास्टर हो जाता है तो उसके बुलेट पॉइंट्स 4-5 जी इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, और फिर मिरर के सामने बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा
सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बिकॉज व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? इंटेग्रिटी देख रहे हैं, जो गेस मत कीजिएगा, ये देख रहे हैं कि बैलेंस्ड ओपिनियन आप दे सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग है या नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉइज है या नहीं, हाँ, और अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ, योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन, द वर्ल्ड। और थोड़ा सा आपको ये स्ट्रक्चर करना है अपना आंसर। अब जैसे हमने फार्म लॉज के बारे में पूछा, तो आना चाहिए था इन ऑर्डर सीक्वेंशियल ऑर्डर। फर्स्ट फार्म लॉ डीलिंग विद दिस, सेकंड फार्म लॉ डीलिंग विद दिस, थर्ड फार्म लॉ डीलिंग विद दिस, और वो जो बुलेट पॉइंट्स हम बता रहे हैं ना, वो इसी तरीके से कैप्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड आंसर। और वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा सा ये देख लें कि कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ, वैसे वेरी गुड कैंडिडेट, यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, वेरी प्रॉमिसिंग, और आपने वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में आप यहाँ तक पहुँच गए, विच इज़ वेरी क्रेडिटेबल। तो वहाँ ऊँचे हौसले के साथ जाइए, जज्बा दिखाइए अपना कि आई वांट टू गेट दिस इनटू दिस बिकॉज आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आपको कुछ सवाल पूछना है? सर मेरा ये जो वाई यू वांट टू सिविल सर्विसेज में है तो मेरा, क्योंकि मैं आईपीएस से रहा हूँ, तो मेरा ज़्यादा मैं उधर ही चला जाता हूँ। तो ठीक है ना, ठीक तो है। आईपीएस का क्या रोल है इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में? आईपीएस का क्या रोल है? ओके, तो ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तब तक नहीं होगा जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। Peace and उत्तर प्रदेश की security. स्टोरी है तुम्हारी, पीस, सिक्योरिटी, Peace, रूल ऑफ लॉ, security, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग इट ठीक फॉरवर्ड। है। ओके सर। और सर इसका आंसर क्या होता है? किसका? वो जो क्वेश्चन था कि किसको प्रेफरेंस करोगे? हाँ, जो मैं थोड़ा उसमें शायद मैं ब्लंटली कुछ ज़्यादा बोल गया। मैं भूल ही गया क्वेश्चन वो जो चिकन वाला जो अरे क्वेश्चन नहीं, उसमें देखो ऐसा है, इन्होंने Opinion based. क्लू भी दिया ना आपको, दैट इज एक्चुअली उनका पेटेंट है, मोती महल का पेटेंट है। तो क्वेश्चन पूछने का था कि भाई आप कितने जागरूक हो पेटेंट लॉज के प्रति। ठीक है, मोती महल का पेटेंट है, और पेटेंट लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्लू भी दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो है हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। हमारी क्या मोटो है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के जो एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वन ऑफ देम इज रूल ऑफ लॉ। ओके, रूल ऑफ लॉ में सारी चीज़ें आ गई, इंस्टीट्यूशंस आ गए, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, और उसका इम्प्लीमेंटेशन आ गया। ओके, और सवाल? और कोई सवाल? यही था। और थोड़ा इम्पेशेंट हो आप, थोड़ा सा सोचो अपने आंसर को, जैसा चेयरमैन साहब ने बताया ना, स्ट्रक्चर करो, स्ट्रक्चर। ठीक है, सोचो, एकदम जल्दी से कूद नहीं पड़ना आंसर पे। यू वेरी गुड। और देखिए डैफ रिलेटेड में रूप कवर का पूछा गया, उसमें आप फिसल गए। सर वो नाम मैंने घटना अरे पढ़ी ये थी, नाम आप कैसे नहीं याद रहेगा किसी राजस्थान में किसी पढ़े लिखे इंसान को? ये सीकर, बताइए। सीकर का है तो जी सर। वो तो पता होना ही एंड चाहिए। योर ओन तो डिस्ट्रिक्ट। डैफ में बिल्कुल 100% आना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। All the best. थैंक यू सर। Bye.